हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इन प्लांट इकोलॉजी की बात करेंगे। अगर हम देखें तो वास्तव में इकोसिस्टम के अंदर जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ हमारा प्रोडक्टिविटी से उसी भोजन से मतलब है। Productivity refers to rate at which energy is accumulated by green plant in unit time in the form of organic substances that can be used as food. प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता से हमारा क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी हम उस दर को कहते हैं जिसमें हरे पादप एक इकाई समय में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक्यूमुलेट करते हैं या एकत्रित करते हैं। यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एकत्रित होते हैं वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम फूड या भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो एनर्जी ही वास्तव में उत्पादकता है या प्रोडक्टिविटी है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के प्रकार। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। हम इसे प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, सकल प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या नेट प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता, द रेट at which radiant energy is stored by photosynthetic activity of green plants and algae in the form of organic substances is termed as primary productivity because it is the first and most basic form of energy stored in the ecosystem. हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता उस दर को कहते हैं जो वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एकत्रित की गई रेडिएंट एनर्जी होती है, जो वास्तव में प्रकाशीय ऊर्जा होती है जो हरे पादप या एल्गी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के रूप में एकत्रित करते हैं। उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। या सरल शब्दों में हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक इकोसिस्टम में हरे पादप या जलीय इकोसिस्टम में एल्गी जो भोजन बनाते हैं, जो एनर्जी का स्टोर करते हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादन या जीपीपी, द टोटल फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑल ऑफ द सन्स एनर्जी दैट इज एसिमिलेटेड इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन और जीपीपी। किसी भी इकोसिस्टम में होने वाले पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितनी सन एनर्जी का, जितनी सूर्य की ऊर्जा का स्वांगीकरण होता है उसे हम जीपीपी या सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अर्थात किसी एक इकोसिस्टम में जितना भी फोटोसिंथेसिस हरे पादपों के द्वारा किया जाता है उसमें जो सूर्य की ऊर्जा का स्वांगीकरण होता है उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन या जीपीपी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटल एसिमिलेशन। इस जब हम उस ऊर्जा को माप रहे होते हैं या हम जब जीपीपी को माप रहे होते हैं उस समय पे हम जीपीपी में या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन में उस ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्लूड करते हैं जो श्वसन में प्रयुक्त हो जाते हैं। इसे हम संपूर्ण स्वांगीकरण या टोटल एसिमिलेशन भी कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, एनपीपी, नेट प्राथमिक उत्पादन या एनपीपी, एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर रेस्पिरेशन एंड स्टोर्ड एज ऑर्गेनिक मैटर during the period of measurement is known as net primary
प्रोडक्शन। जब कभी किसी इकोसिस्टम में हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई भोजन या ऊर्जा जो होती है वो उनके श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त हो जाए और प्लस जो उनके शरीर में एकत्रित हो जाती है उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम नेट प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपरेंट फोटोसिंथेसिस, इसे एपरेंट फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, इसे प्रत्यक्ष प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। नेट प्रोडक्शन इज द एनर्जी अवेलेबल टू द हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जो नेट उत्पादन होता है वो एनर्जी होती है जो किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों के अलावा अन्य कंज्यूमरों को या अन्य हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक कंज्यूमर है, उनको उपलब्ध रहती है। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो जीपीपी है वो तो पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाली या एकत्र होने वाली ऊर्जा होती है और इनमें से हरे पादप जितनी ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं शेष बची उनमें ऊर्जा चाहे वो संचित भोजन के रूप में हो चाहे वो रेस्पिरेशन में प्रयुक्त हो गई हो, तो शेष बची ऊर्जा को हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी कह सकते हैं, उसे नेट प्राथमिक उत्पादन कह सकते हैं। और यही एनपीपी किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों के द्वारा कंज्यूमर्स को उपलब्ध भोजन या ऊर्जा होती है। A portion of net primary production is used by plants for growth. The build-up components such as stem and leaf and a portion go to storage organic compound stored for future growth and other function. जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है उसका एक भाग पादपों के द्वारा अपनी वृद्धि के लिए या कुछ कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जैसे तना है, पत्तियां हैं, उनकी ग्रोथ के लिए प्रयुक्त किया जाता है और एक भाग उसमें से स्टोरेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, संचित ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में या संचित भोजन के रूप में एकत्र रहता है जो भविष्य में उनकी वृद्धि के लिए और दूसरे कार्यों के लिए आवश्यक होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन जीपीपी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन आर। किसी भी प्राथमिक उत्पादन में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे एक फार्मूले के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है जिसे हम सकल प्राथमिक उत्पादन इज इक्वल टू नेट प्राथमिक उत्पादन प्लस श्वसन या आर हम कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और श्वसन में प्रयुक्त जितना भी भोजन होता है या जितनी भी ऊर्जा होती है उसका संयुक्त रूप होता है, उसका कुल माप होता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को मापने के क्या तरीके होते हैं। प्रोडक्टिविटी इज यूजुअली मेजर्ड एज द रेट एट विच एनर्जी और बायोमास इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को हम कैसे माप सकते हैं, उससे उस दर के रूप में माना जाता है जो एक इकाई क्षेत्र में इकाई समय में उत्पन्न बायोमास है या एनर्जी है। ये हम कह सकते हैं कि वो जैव भार है या ऊर्जा है। तो किसी भी एक इकोसिस्टम में इकाई क्षेत्र में इकाई समय में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो उसकी दर को अगर हम माप लेते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी की दर का मापन कहलाता है, वो उत्पादकता की दर का मापन कहलाता है। दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड इन सच टर्म्स एज किलो कैलोरीज पर स्क्वायर पर ईयर, ए मेजर्ड और एनर्जी और जर्म्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ए मेजर ऑफ बायोमास। हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं, हम उत्पादकता को किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष के हिसाब से हम दर्शाते हैं। तो इसको हम बायोमास उत्पादन को भी इसी रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। वेरियस टेक्निक्स यूज टू एस्टिमेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर,
प्राथमिक उत्पादकता को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड, रेडियो एक्टिव ट्रेस मेथड, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन मेथड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स मेथड, हार्वेस्ट एनालिसिस मेथड, डायमेंशन एनालिसिस मेथड। इनमें आज हम इस वीडियो में पहले दो तरीकों का, लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड और रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड का जिक्र करेंगे या उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड। यहाँ पर लाइट एंड डार्क बॉटल का मेथड का मतलब ये है कि हम दो बोतलें लेंगे जिनमें एक में प्रकाश जा सकता है और दूसरी बोतल जिसमें प्रकाश को रोक दिया जाता है, अर्थात उसकी सतह को डार्क या गहरा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस जो विधि है उसमें हम दो बोतलों का उपयोग करेंगे, एक लाइट और दूसरी डार्क बोतल कहलाती है। This method is employed to measure primary productivity in an aquatic ecosystem such as a pond. इस विधि का उपयोग प्राय एक जलीय पारितंत्र में प्राइमरी प्रोडक्शन को या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे हम किसी एक पोंड में प्राथमिक उत्पादकता को मापें। It is based upon the assumption that the amount of oxygen produced is proportional to gross production because one molecule of oxygen is produced for each atom of carbon fixed. अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये विधि क्या है। यह विधि इस अंदाज पर आधारित होती है कि ऊर्जा उत्पादन में जितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो ग्रोस प्रोडक्शन, वो सकल उत्पादन के बराबर होती है, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच एटम ऑफ कार्बन फिक्स्ड। क्योंकि जब एक कार्बन का मॉलिक्यूल फिक्स किया जाता है, अर्थात कार्बन के एक मॉलिक्यूल अगर भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है तो एक मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण के सूत्र के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के फॉर्मूला के द्वारा समझ लेते हैं। उसके लिए जो इक्वेशन दी जाती है उसके द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि उसमें अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयुक्त होते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के भी निकलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस विधि में हम निकलने वाली ऑक्सीजन के आधार पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापते हैं। अब इस विधि में होता क्या है, सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स आर प्लेस्ड इन पेयर्ड बॉटल्स। किसी भी पोंड की विभिन्न गहराइयों से हम एक जोड़ी बोतल के अंदर जल के नमूनों को एकत्रित करते हैं, अर्थात एक गहराई पर दो नमूने लिए जाते हैं। वन ऑफ द पेयर्ड बॉटल इज कवर्ड विद ब्लैक टेप और एल्यूमिनियम फॉयल to exclude light and other is kept clear to admit light and allow photosynthesis. इस बोतलों में से एक बोतल ऐसी होती है जिसमें प्रकाश प्रविष्ट हो सकता है और दूसरी बोतल को हम एल्युमिनियम या किसी डार्क पेपर के द्वारा ढक देते हैं या उससे गहरे रंग का बाहर सतह उसकी पोत देते हैं, जिससे उसमें प्रकाश एंटर नहीं हो पाता, उसमें प्रकाश प्रविष्ट नहीं होता, और प्रकाश प्रविष्ट नहीं होता तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द बॉटल्स इज डिटरमाइंड बाय विंकल्स मेथड। विंकल्स की विधि के द्वारा बोतलों में ऑक्सीजन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। द बॉटल्स आर सस्पेंडेड टू द सेम डेप्थ फ्रॉम वेयर सैंपल्स वर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। हम बोतलों को उसी गहराई पर एक धागे की सहायता से या रस्सी की सहायता से लटका देते हैं जहां से नमूने को एकत्रित या जिस गहराई से नमूने को एकत्रित किया गया होता है। After 24 hours, the bottles are removed, their oxygen concentration is determined and compared with the concentration at the beginning. 24 घंटे के बाद हम बोतलों को बाहर निकालते हैं और उसकी उनमें उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं, और इस ऑक्सीजन की सांद्रता को हम प्रारंभ में, अर्थात जब बोतलों को हमने पहले गहराई में लटकाया था
उस समय कितनी ऑक्सीजन की सांद्रता थी, उससे हम कंपेयर करते हैं। इट डिक्लाइन ऑफ ऑक्सीजन इन द डार्क बॉटल indicates the amount of respiration by producers and consumers, where the oxygen change in the light bottle reflects the net result of oxygen consumed by respiration and oxygen produced. अब हम इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं कि गहरे रंग की बोतल अर्थात जिसमें प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि कम हुई मात्रा वास्तव में अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन है, जो श्वसन की क्रिया उत्पादकों और कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती है, वो उसमें प्रयुक्त वो ऑक्सीजन को दर्शाती है। Where the oxygen change in the light bottle reflects the net result of oxygen consumed by respiration and oxygen produced. और हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट बॉटल है जिसमें प्रकाश प्रविष्ट हो सकता है, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा में परिवर्तन होता है वो एक नेट रिजल्ट होता है कि कितनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में प्रयुक्त हुई है, श्वसन में प्रयुक्त हुई है, या कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुई है, या कितनी ऑक्सीजन उत्पादित हुई है। एडिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन टुगेदर or subtracting the final oxygen concentration in the dark bottle from that in light bottles gives an estimate of gross productivity for 24 hours. अब इसे थोड़ा समझ लें कि adding respiration and production together or subtracting final oxygen concentration in the dark bottle from that in light bottles give an estimate of gross productivity for 24 hours. श्वसन की दर को और प्रोडक्शन उत्पादन को एक साथ सम्मिलित करना या डार्क बोतल में जो ऑक्सीजन की अंतिम सांद्रता है उसको लाइट बोतल की जो दर है उससे हम उससे कंपेयर करते हैं, तो उससे हमें 24 घंटे के अंदर जो ग्रोस प्रोडक्टिविटी हुई है उसे हम माप सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एडिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन, अगर हम श्वसन में प्रयुक्त हुई ऑक्सीजन की सांद्रता और प्रोडक्शन में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की सांद्रता को प्लस कर लें, और या हम जो डार्क बोतल में जो ऑक्सीजन की अंतिम सांद्रता थी उसको लाइट बोतल में जितनी ऑक्सीजन की सांद्रता है उसमें से घटा लें, वो हमें 24 घंटे में बनने वाले भोजन या उत्पादन की सकल दर को स्पष्ट कर देता है। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड्स या इस विधि की अपनी लिमिटेशन है, अपनी कुछ कमियां हैं। दिस मेथड हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, इसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सम ऑफ द रेस्पिरेशन एट्रीब्यूटेड टू फाइटोप्लैंक्टन मे बी बैक्टीरियल। अब इसमें सबसे पहले तो ये समस्या है कि जो रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है वो केवल फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा नहीं हो सकता बल्कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जा सकता है। द फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन में इंक्रीज इन द बॉटल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल टाइम बट नॉट इन डार्क बॉटल। जो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन है, जो फाइटोप्लैंक्टन की समष्टियाँ हैं, वो लाइट बोतल जो होती है जिसमें प्रकाश प्रविष्ट हो सकता है उसमें उनकी मात्रा जो है वो बढ़ सकती है, और जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो 24 घंटे में वो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपनी दर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन डार्क बोतल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता। Also, the procedure is based on the assumption that respiration in dark is the same as in the light. और इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि यह मानना कि respiration in the dark is the same as in the light, कि अंधेरे में होने वाला श्वसन प्रकाश में होने वाले श्वसन के बराबर होता है। इस प्रकार इसे मानना भी क्या होता है, वो एक कमी है, एक लिमिटेशन है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड। नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का उपयोग करते हैं, अर्थात इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रयुक्त करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होगा
वो रेडियो एक्टिव प्रकार का होगा। इस मेथड को भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड सेंसिटिव मेथड। यह सबसे उपयोगी और संवेदनशील विधि है। यूजफुल टू एस्टिमेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यह प्राथमिक उत्पादकता को मापने के लिए उपयोगी होती है इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम स्पेशली इन लेक्स एंड ओशियंस। विशेष करके हम कह सकते हैं कि यह झीलों और समुद्रों में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए उपयुक्त विधि है। इट इज़ बेस्ड अपॉन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। यह विधि वास्तव में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापने की दर पर निर्भर होती है। The method involves addition of radioactive carbon as carbonate to a sample of water in clear and unstable carbon are assimilated into carbohydrates and become part of the protoplasm of phytoplankton। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव कार्बन को कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर एक नमूने जल में या सैंपल ऑफ वाटर के अंदर हम प्रविष्ट करवाते हैं। तो जब हम कार्बोनेट को उस जल के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त उत्पन्न होती है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड जलीय कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा भोजन बनाने में प्रयुक्त की जाती है और ये भोजन उन फाइटोप्लैंक्टन्स की बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर एकत्रित हो जाता है या उनके शरीर के अंदर एकत्रित होता है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो भी उनके शरीर में पहुंच जाता है। The plankton material is removed from the water, washed, dried and placed in a counting chamber to determine the level of radioactive। जो प्लैंकटन जिनमें जो नमूने का जल था हमारे पास उसमें जितने भी प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन थे उन्हें हम जल से अलग कर लेते हैं, उन्हें धो करके सुखा लेते हैं और उन्हें एक काउंटिंग चैम्बर में डालते हैं जिससे कि रेडियो एक्टिविटी की जो स्तर है उसको मापा जा सके। द रेडियो एक्टिव काउंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन ए फोटोसिंथेसिस यूजिंग द फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। इस विधि के अंदर रेडियो एक्टिव जो काउंट्स होते हैं उनका उपयोग हम कार्बन डाइऑक्साइड की उस मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर प्रयुक्त हुई है। तो इसे हम फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के द्वारा भी जान सकते हैं। द एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ स्टेबल कार्बन। यह जो हमारा एस्टिमेट होता है, यह जो हमारे दर का मापन होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि रेडियो एक्टिव कार्बन इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ स्टेबल कार्बन की जो रेडियो एक्टिव कार्बन होती है वो हमारी स्टेबल कार्बन की मात्रा के इक्विवेलेंट होती है। अर्थात जितनी कार्बन सामान्य जो कार्बन होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार उतनी ही मात्रा के अंदर जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होती है। इस बात को हम मान करके चलते हैं। However, in practice, these may not be proportional. Therefore, a correction factor for 14C adsorption in dark bottle is required. जबकि हम ये देखते हैं कि इस विधि के अंदर ये दोनों अक्सर दरें जो होती हैं वो अक्सर बराबर नहीं होती, तो इसलिए एक करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है। जो हम कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो डार्क बोतल के अंदर किस प्रकार से अधिशोषित होगा उसके लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस विधि की भी अपनी लिमिटेशन होती है। द टेक्निक हैज़ इट्स डेफिशिएंसीज, इस विधि की भी अपनी कमियां हैं। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेस्पिरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड बैक्टीरिया, द अपटेक एंड रिलीज ऑफ radioactive carbon by bacteria and zooplankton and the abilities of different species of phytoplankton to use available light। इस विधि के अंदर भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि
रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया जो फाइटोप्लैंक्टन में होती है या बैक्टीरिया के अंदर होती है वो कुल है या अलग अलग है, इसका अनुमान नहीं लगाया जाता। अर्थात कि हम ये उस जल के नमूने के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया या दूसरे जो प्लैंक्टन जो होते हैं वो कितनी कार्बन को प्रयुक्त करते हैं या कितनी कार्बन को रिलीज करते हैं, कितनी रेडियोएक्टिव कार्बन को रिलीज करते हैं, उसके बारे में उसकी दर का कोई अनुमान नहीं किया जाता। और इसमें जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं जो जल के नमूने के अंदर उपस्थित होती हैं वो उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर प्रयुक्त करें, उनकी इस योग्यता के बारे में भी ध्यान नहीं रखा जाता। थैंक यू सो मच।